गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 का हार्वेस्टिंग जो आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है उसमें नंबर 6 हार्वेस्टिंग पढ़ने वाले, ठीक है। इसी के पहले हम लोग देख लिए थे आपका प्रोटेक्शन, किस तरह से प्रोटेक्शन करना चाहिए वो हम लोग देख चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग हार्वेस्टिंग पढ़ेंगे और आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। हार्वेस्टिंग है ना, इट इज़ हार्वेस्टिंग मतलब होता है कटाई करना। एक जनरल भाषा में बोले तो जब धान वगैरह पक जाता है तो उसको हम लोग कटाई करते हैं, उसको हम लोग हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। अब जब के आपको काटना है तो कब काटिएगा, जब वो बड़ा हो जाएगा तब जाके आप काटिएगा। मतलब कि जब वो बड़ा होने का मतलब ये नहीं है, आप वो अच्छी तरह से पक जाए, अच्छी तरह से मैच्योर हो जाए उसके बाद आप काटिएगा। अगर उसके पहले काटते हैं तो ना आपको कुछ मिलेगा, ना उससे आपको फ़ायदा होगा, जहाँ तक कि आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ आप लोग देख लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैचुरेशन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब यहाँ पे बात आती है कि जो प्रोसेस होती है काटने का और उसको वो सही जगह से मतलब कि होता है ना कि उसको काट लिए, काटने के बाद ऐसे ही छोड़ देना है। उसको हम लोग पीट के छोड़ाते हैं या थ्रेसिंग मशीन में उसको ले जाकर इसको हर एक सीड्स को छोड़ाते हैं। ये पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टिंग। इतना यहाँ तक क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वंस द क्रॉप मैन्योर इट इज़ हार्वेस्टेड, कट एंड गैदर्ड। It in harvesting crops are pulled out or cut close to the ground। अब यहाँ पे कहीं कहीं आप देखिएगा जैसे गेहूं वगैरह की खेती में क्या होता है कि या तो सिर्फ बाली तोड़ लिया जाता है, या तो सिर्फ या तो बाली तोड़ लिया जाता है, या तो नीचे से उसको काट लिया जाता है, ठीक है। कोई देखिएगा जैसे आप मक्का वगैरह देखिएगा पूरा काटते नहीं है, सिर्फ बाली तोड़ लेते हैं, उसका फल तोड़ लेते हैं, तो वो भी एक तरह का क्रॉप ही है ना। तो ये जो आप कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस कर रहे हैं, उसको तोड़ना, उसको फिर अरेंज करके रखना, स्टोरेज नहीं, उसको अरेंज करके रखना, उसको जैसे पत्ता लगा होता है उसका जो बाल से सीड्स निकालना, अनाज निकालना, ये सब प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फेस्टिवल दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल दिया हुआ है। जैसे इसमें दिया हुआ आपका पोंगल दिया हुआ है, बैसाखी दिया हुआ है, होली दिया हुआ है, दिवाली, नवन्या, बिहू, ये बहुत तरह का फेस्टिवल दिया हुआ हार्वेस्ट फेस्टिवल। अगर आप लोग बोलिएगा तो एक वीडियो इस पे भी बना दूंगा मैं। और पोंगल हो गया, बैसाखी हो गया, सब को एक आधा घंटा का वीडियो या 20 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें सब तरह से आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग बोलिएगा तो, ठीक है। तब यहाँ पे कुछ पढ़ लेते हैं। हार्वेस्टेड टाइम इज़ द हैप्पीएस्ट टाइम फॉर द फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज। द साइट ऑफ गोल्डन fields of a standing crop loaded with grains fills the heart of farmers with joy and a sense of prosperity. The farmers sing traditional songs to express their joy and pleasure for getting the product of their hard work and labor. A special festivals associated with the harvest season are, यहाँ पे कुछ फेस्टिवल का नाम दिया हुआ। अगर आप लोग कमेंट कीजिए या जिस दिन क्लास होगा उस दिन आप हमको याद दिलाइएगा, तो मैं इस पे एक छोटा सा वीडियो बना करके आप सबके बारे में ला दूंगा। या तो अपने से आप ट्राई कीजिएगा कि पोंगल कैसे मनाया जाता है, बैसाखी कैसे मनाया जाता है, कहाँ कहाँ मनाया जाता है, इसको हार्वेस्टिंग फेस्टिवल क्यों कहते हैं, ये पूरी तरह से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ either डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल हार्वेस्टर। या तो आप जैसे मान के चलिए इंडिया में, हमारे देश में, ठीक है, हार्वेस्टिंग किया जाता है या तो सिकल मतलब हसुआ हुआ उससे काटा जाता है, या तो हार्वेस्टर मशीन होता है उससे काटा जाता है, ठीक है। आफ्टर द क्रॉप इज हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ बाय द प्रोसेस कॉल्ड थ्रेसिंग। अब यहाँ पे जो बाली होती है, जो डंठी होती है ग्रेन क्रॉप का, उससे अलग करते हैं, ठीक है। इस जो अलग करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ जो आप प्रोसेस देख रहे हैं, जैसे ये क्या करते हैं हम लोग गांव देहात में अभी भी होता है
कि जो भी काट के जो ले जाती है, ये जो काटने आती है वो धान काट करके, गेहूँ काट करके ले जाते हैं। उसके बाद उसको इसी तरह से उसको सेपरेट करते हैं चप्स के द्वारा, ठीक है। चाफ को सेपरेट करते हैं, सीड को सेपरेट करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। थ्रेसिंग बोलते हैं, थ्रेसिंग मतलब झाड़ना होता है, ठीक है। दिस कैन बी डन मैनुअली बाय स्ट्रिकिंग द क्रॉप अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस, ये तो आपको बता चुके हैं। और बाय मेकिंग फार्म एनिमल्स ट्रैम्पल द क्रॉप, या तो एनिमल्स के द्वारा कुछ मशीन के द्वारा उसको भी हम लोग कर सकते हैं फार्मर के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, अ मशीन कॉल्ड थ्रेसर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर थ्रेसिंग। अब इसको अब जैसे मान के चलिए बहुत लार्ज अमाउंट में आपका फील्ड में क्रॉप हुआ है और उसको अब पर्सन बाय पर्सन एक दिन में कितना लोग काम करेंगे और कितना जल्दी आपका काम होगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। और दूसरी बात है, अगर आप लार्ज फील्ड में क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, उसको उगाए हैं, तो ज़्यादा आदमी आपको ज़रूरत पड़ेगा, ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन मशीन की बात करें तो वो तुरंत काम कर देगा, ठीक है। तो इसलिए एक ऐसा मशीन है जिससे थ्रेसिंग का काम होता है, उसको हम लोग थ्रेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? थ्रेसर बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। In large farm, a machine called combine is used. A combine machine perform a dual job as a harvester for a harvesting and thresher for threshing. एक combine नाम का मशीन है जो फील्ड में यूज होता है, ठीक है। लार्ज फील्ड में हम बोले ना, अगर मान के चलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप क्रॉप को ग्रो किए हैं, तो उसको काटने के लिए अगर आप पर्सन लगाते हैं तो आपका टाइम भी जाएगा और उसके बाद आपका हार्ड वर्किंग भी होगा। उसके बाद आपका हो सकता है कि टाइम पे पूरा ना हो, थोड़ा आपका मनी भी जाएगा, थोड़ा इन्वेस्ट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप मशीन वगैरह से यूज करते हैं तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए अब यहाँ पे इसके पहले हम लोग क्या देख रहे थे, हाथ से या मशीन से काटा जाता था, हार्वेस्टर मशीन से, उसके बाद थ्रेसर से उसको अलग किया जाता था। लेकिन ये जो कंबाइन मशीन है, कंबाइन मशीन आपको दिखाते हैं हम, ये देखिए इस तरह का कंबाइन मशीन है, देखिए है ना, ये आपको इस पे हम वीडियो थोड़ा सा हम दिखा देंगे, ठीक है। ये देखिए कंबाइन मशीन है, इससे क्या होगा, एक तरफ से कटा भी जाएगा और दूसरी तरह से इसको चॉप से सीड्स को सेपरेट भी किया जाएगा, ठीक है। और एक ही बार में इसको स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो देख लीजिएगा आप, इसके ऊपर आपको मैं दिखा, ये देखिएगा, ये इसका एक छोटा सा वीडियो आपको चला के दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें आप देखिएगा हार्वेस्टर मशीन का कैसे काम करता है, ठीक है। आप देखिएगा और बस छोटा सा वीडियो है, कंबाइन कैसे काम करता है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको मैं चालू करके दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, ठीक है। तो आप लोग देख लिए थे कि किस तरह से हर कंबाइन मशीन काम करता है, वो आपको मैं दिखा दिया था, इसी तरह का था और सेम टू सेम ही था जो आप देख लिए थे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते जाएंगे। द ग्रेन सेपरेटेड बाई द अबव मेथड नीड टू बी विनॉब्ड। अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए गेहूँ के साथ और चावल के साथ भूसा वगैरह आ जाता है या कुछ आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये सेपरेट करने का जो तरीका है वो आपको बताया गया, ठीक है। तो ये जो मेथड है नीड टू विनॉब्ड, ये जो आपका विनॉब्ड मतलब होता है कि सेपरेट करना, ठीक है। तो ये जो मेथड आप, ठीक है, तो विनोविंग हेल्प्स
इन द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क। हस्क मतलब कट्टू वगैरह होता है, हस्क से अगर ग्रेन अलग करते हैं, ठीक है, तो जो हवा होती है वो आपको हेल्प करती है सेपरेशन होने में, तो उसको हम लोग बोलते हैं विनोविंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा विनोविंग बास्केट है, मिक्सचर ऑफ व्हीट ग्रेन एंड हस्क है, लाइटर हस्क पार्टिकल बीइंग कैरिड अवे बाय द विंड, मिक्सचर ऑफ व्हीट ग्रेन्स एंड हस्क, ठीक है। यहाँ पे मिक्सचर यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे मिक्सचर रखा हुआ है और यहाँ से सूप से गिराया जा रहा है, तो जो लाइटर पार्टिकल है वो इधर हवा के द्वारा गिर जा रहा है और जो आपका हैवियर पार्टिकल है वो आपको यहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये सेपरेट किया जाता है, विनोविंग प्रोसेस सेपरेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये बात था, द ग्रेन्स बीइंग हैवियर फॉल स्ट्रेट टू द ग्राउंड while lighter husk and hay are blown a little further away by the wind. Winnowing is also done by machine called विनोविंग मशीन। ये मशीन से भी किया जाता है जिसको हम लोग विनोविंग मशीन बोलते हैं, और ये आप लोग के सामने ये दिया हुआ है, ठीक है। ये आप इसको देख सकते हैं या आप सर्च करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया आपका हार्वेस्टिंग का काम, कौन कौन सा मशीन यूज होता है, किस तरह से यूज किया जाता है, कैसे सेपरेट किया जाता है, ये आपको पता चल गया। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टोरेज। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स इज नेसेसरी टू गेट रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड products throughout the years, as a proper storage protect the food grains and other agriculture products from pests, rodents and other microbes. Due to improper storage, more than 10% of crop production is spoiled in India, okay? On a the harvest crop grain have more moisture content, so before storing them the grain are properly dried in the sun. अब यहाँ पे बात आती है कि स्टोरेज हम लोग को क्यों करना है। स्टोरेज इसलिए करना है ताकि जो हमने ग्रो किया, जो हमने प्रोडक्शन किया, वो लार्ज अमाउंट में बचा सके और सालों साल बचा सके, ताकि जो आपका फूड स्कार्सिटी होती है, जब अकाल वगैरह पड़ता है, तो उससे हम लोग बच सके। और दूसरी बात, ये अगर बचाना है तो आपका जैसे रैट्स वगैरह हो गया, रोडेंट्स हो गया, कुछ बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, ये सब अनाज को ख़राब कर देता है, इसलिए हम लोग को प्रॉपर स्टोरेज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर यूज हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर बताते हैं। जो सॉफ्टवेयर यूज हुआ है संदेश पाठक, ये एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जो राज्य सरकार द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। अब ये संदेश जो आपका सॉफ्टवेयर है, ये है क्या, संदेश पाठक है क्या, एक तरह का सॉफ्टवेयर है। इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विथ यूज TTS मतलब टी मतलब टेक्स्ट, टी मतलब टू और एस मतलब स्पीच सॉफ्टवेयर। It takes the received SMS containing agriculture related advice to solve farming problem, wise use of fertilizers, weed management, weather forecast, update on the latest technology for agriculture, etc. as input, and SMS loudly to help the illiterate farmer who may have difficult is reading. अब यहाँ पे बात आती है, ये जो संदेश पाठक है वो बनाया किसने है, ये बनाने वाले थे CDS मुंबई, एक तरह का इंस्टीट्यूट है, IIT मद्रास, फिर IIT हैदराबाद, फिर IIT कानपुर, फिर इसका CDS त्रिवेंद्रम, ये पांचों मिल करके इस एप्लीकेशन को बनाए थे। और बनाने के बाद ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, और उनको जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैसेज आता है, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी किसी तरह का मैसेज आता है, तो पढ़े लिखे नहीं होने के कारण वो उसको समझ नहीं पाते हैं। तो ये क्या करता है, संदेश पाठक उस मैसेज को लाउडली पढ़ के सुनाता है, और इससे क्या होता है कि वो आसानी से समझ जाता है और जो ज़रूरी चीज़ें हैं या ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है वो वहाँ तक पहुँच जाती है। बस इसका इतना ही काम है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
The harvested crop grain have more moisture content, so before storing them the grains are properly dried in the sun. अब यहाँ पे बात आई कि जैसे ही मान के चलिए आप क्रॉप को खेत से लेके आए तो वो उसमें लगभग कुछ ना कुछ मॉइस्चर रहता है। अगर मॉइस्चर वाली सामान आप स्टोर करके रख दीजिएगा तो उसमें आपका माइक्रोब्स और जनरेट हो जाएगा, माइक्रोब्स जो भी वो ढेर सारा पनप जाएगा, और वो जब माइक्रोब्स ढेर सारा हो जाएगा वहाँ पे तो उस फूड को, भोजन को पूरी तरह ख़राब कर देगा। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं कि इसको स्टोर करने से पहले सन में इसको अच्छी तरह से सुखाया जाता है। आप लोग भी घर में देखे होंगे कि इसको स्टोर करने से पहले इसको सुखाया जाता है टू रिड्यूस मॉइस्चर। ठीक है, अगर मान के चलिए ज़्यादा अमाउंट में हुआ तो सन तो बहुत कम काम करेगा, सन काम करेगा, लेकिन उतना आपका स्टोरेज कैसे, स्टोरेज वाले उतना जो क्रॉप्स होती है, उतना जो आपका फसल होता है उसको कैसे धूप दिया जाए, तो उसके लिए एक अलग सा मशीन यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल ड्रायर्स। ठीक है, जो मशीन की तरह होता है और वो 3 तरह का होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक आपका वर्टिकल होता है, एक आपका एक और कौन सा होता है हमको ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन 3 तरह का मशीन होता है जिससे क्या होता है कि एक आपका हवा दिया जाता है, गर्म हवा दिया जाता है, और उससे क्या होता है वो जल्दी अनाज सूख जाता है। ठीक है, उसमें बहुत ब्लोइंग एयर दिया जाता है जिससे क्या होता है वो सूख जाता है, और दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। द ड्राइड फूड ग्रेन्स आर द स्टोर्ड इन अ सुटेबल स्टोरेज कंटेनर्स। अब यहाँ पे जो ड्राइड फूड है जो हमने सुखा लिया, या तो आप धूप में सुखाएं या तो आप मैकेनिकल ड्रायर्स में सुखाएं, जहाँ भी आप सुखाएं वहाँ पे क्या होता है कि इसको आप सुखा रहे हैं, सुखाने के बाद इसको स्टोर करना ज़रूरी है। अब इसको स्टोर करेंगे तो किस तरह से स्टोर करेंगे वो भी दिया गया है। On a small scale, farmer store grains in a jute bag और मेटालिक बीन्स। मेटालिक बीन्स कहने का मतलब हुआ जैसे टीना का हम लोग देखते हैं ना, टीना का या एल्युमिनियम का जो हम लोग बड़ा बड़ा डब्बा या ड्राम देखते हैं, उसमें हम लोग ग्रेन्स को रख सकते हैं। जो स्मॉल, जो छोटा छोटा किसान वगैरह होता है वो इस तरह से करता है, लेकिन जो बड़ा बड़ा किसान होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोरेज बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े ये बनाते हैं, तो वो आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पहले ये देखेंगे जो स्मॉल स्केल का जो इसका किसान है, जो कम पैमाना पे खेती करते हैं, कम अनाज उगाते हैं, तो उन लोग सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे छोटे जो जूट बोर होता है जो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, वो जूट बैग में, जूट का बोरा में उसको पैक करते हैं, या टीना वगैरह जो भी होता है उसमें रखा जाता है। लेकिन पहले के ज़माने हम लोग मिट्टी का एक बड़ा सा बना लेते थे और उसी में अनाज वगैरह रखते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, U9 में देख लेंगे, ड्राइड नीम लिव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, इट प्रोटेक्ट द ग्रेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट। अगर आप क्रॉप्स या ग्रेन्स स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्रेन स्टोर कर रहे हैं तो उसमें कुछ नीम का पत्ता आप मिला दीजिए, जिससे क्या होगा उसमें इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाँ देखिए ये जो आपका दिया हुआ है, ऑन अ कमर्शियल स्केल फूड ग्रेन्स आर स्टोर इन गनी बैग्स इन ए ग्रैनरी और सिलोस और इन सिलोस। ठीक है, अब आपको गनी बैग्स और ग्रैनरी, गनी बैग्स मतलब वही हुआ जूट की तरह ही होता है, उसी तरह का बैग्स होता है और उसमें वो स्टोर किया जाता है, या तो सिलॉस मतलब हुआ जो कंटेनर हम लोग यूज करते हैं, वो बहुत बड़ा बड़ा कंटेनर होता है जिसको सिलॉ कहते हैं। वो फिगर में दिया हुआ आप देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका गनी बैग हुआ, ये आपका सिलॉ हुआ, जो टॉल सिलेंड्रिकल सिलॉ होता है वो आपका होता है। ठीक है, तो इस तरह के बैग में स्टोर किया जाता है। ठीक है, द गनी बैग्स फिल्ड विद द ड्राइड फूड ग्रेन्स आर स्टॉक्ड इन लार्ज ग्रैनरी मतलब होता है अनाज भंडार या गोडाउन बोल सकते हैं। दे आर केप्ट अबाउट 60 to 70 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल्स। अब दीवार से लगभग 60 और 70 सेंटीमीटर अवे रखा जाता, क्यों? क्योंकि दीवार से मॉइस्चर आएगा, मॉइस्चर से अनाज खराब होगा, अनाज में मॉइस्चर आएगा, अनाज में जब मॉइस्चर आएगा तो हो सकता है उसमें माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, बहुत सारे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं 60 to 70 सेंटीमीटर अवे रखते हैं। ठीक है, अब इसको नीचे जो रखने की बात है, नीचे ज़मीन पे नहीं रखते इसको, थोड़ा 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर का तख्ता जैसा
पटरा या वुडन होता है, लकड़ी होता है, उस पर बिछा करके पूरे ग्रेन्स के बैग को रखा जाता है, ठीक है, ताकि वो मॉइस्चर ना हो। दिस प्लेटफॉर्म आर अबाउट 10 अबाउट द ग्राउंड सो दैट दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू मॉइस्चर, ठीक है। पाथवे कॉल एलेज, अब इसके बीच में जो रास्ता दिया हुआ है, ठीक है, ये देखिए इसके बीच में जो रास्ता दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे इसके बीच में ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है, इसी को हम लोग एलिस बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसके सभी जो भी आपका सरियाया जाता है तो बीच में इतना सा रास्ता छोड़ा जाता है ताकि समय समय पर कीटनाशक वगैरह, समय समय पर उसकी देख रेख, समय समय पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो भी इसके लिए नेसेसरी है वो किया जाए, इसके लिए उसको छोड़ा जाता है, ठीक है। आर प्रोवाइड बिटवीन द स्टॉक्स ऑफ ग्रेन फील्ड बैग फॉर पीरियोडिक इंस्पेक्शन मतलब कि आप रेगुलर या टाइम टेबल के अनुसार जो इंस्पेक्शन किया जाता है, रख रखाव या देख रेख किया जाता है, वो किया जाता है, ठीक है, उसके लिए छोड़ा जाता है। स्प्रेइंग एंड फंगिनेशन, जो भी आपका स्प्रे होता है बैक्टीरिया या फंगी से बचाने के लिए वो छीटा जाता है। दिस ट्रीटमेंट प्रोटेक्ट द फूड ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रोब्स, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, डू यू नो में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर स्टोर इन कोल्ड स्टोरेज वेयर द टेम्परेचर इज मेंटेन बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे जो भी फ्रूट्स वगैरह है उसको हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करते हैं। जैसे आपका मान के चलिए, अब स्टोर क्यों करते हैं, जैसे मान के चलिए हम लोग ज़्यादा खरीद लिए, ज़्यादा उत्पादन हो गया तो उसको स्टोर करके रखेंगे और बाद में उसको हम लोग बेचेंगे, तो इसको स्टोर कहाँ किया जाता है, वेजिटेबल और फ्रूट्स को आपका कोल्ड स्टोरेज में किया जाता है, जहाँ पे जो इसका डिग्री है, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। द लो टेम्परेचर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, it also stop the action of enzymes present in fruits and vegetable and prevent their spoilage. The cold storage are used to store crop produce for a long time, reduce loss and spoilage of food and maintain their nutritive value, ठीक है, न्यूट्रिटिव वैल्यू। अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग उसको कोल्ड स्टोरेज में 0 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर आप मान के चलिए सेब लाए, सेब को आप 1 हफ्ता तक छोड़ दीजिए बिना उसको, जैसे रूम का टेम्परेचर है उसके अनुसार छोड़ दीजिए उसको, ना तो आप फ्रिज में रखें ना कहीं रखें, तो देखिएगा कुछ टाइम बाद उसमें वो स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें जो भी इंजाइम होता है वो सड़ना स्टार्ट होता है, वो रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाता है और इससे क्या होता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल ख़राब हो जाते हैं। इसी से बचने के लिए उसको कोल्ड स्टोरेज में 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। The silos are big and tall cylindrical structure. They store different stock of food items at a different level. Each level has an opening through which grain can be taken out required to ensure the availability of food grains throughout the year and every place in a country. To meet the emergency requirement, the government has built a huge reserve stock of food grains. This stock of food grains is called buffer stock. मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो भी इमरजेंसी के लिए स्टॉक रखा जाता है कि हम लोग जब कुछ आपातकाल आ जाए, जैसे अभी चलिए आपका मान के कोरोना वायरस का आपातकालीन आ गया है, ठीक है, इससे बचने के लिए सरकार क्या करती है, इससे पहले ही प्रिपरेशन किए रहते हैं कि हम लोग अगर कोई आपातकालीन आ जाएगा, वैसा स्थिति आ जाएगा तो हम लोग अनाज बचा के रखेंगे और यही अनाज क्या करेगा, काम देगा बाद में जा कर के जब हमें कुछ संकट आ जाए। तो इसी स्टॉक को, इसी ग्रेन को रखा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बफर स्टॉक। बफर स्टॉक ऑल्सो मेंटेन द प्राइस लाइन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द ओपन मार्केट। प्राइस लाइन फूड स्टॉक मतलब क्या होगा, जैसे मान के चलिए कि जैसे मान के चलिए फूल गोभी है, फूल गोभी का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मार्केट में बहुत कम है, तो इससे क्या होगा, जो दुकानदार हो गए तो वो उसका प्राइस रेट क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा। और इंक्रीज़ करने से क्या होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा और डिमांड बढ़ने से उसका प्राइस बढ़ा देगा, और प्राइस बढ़ा देगा तो बिकेगा। इस चीज़ को कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए क्या करते हैं, उस चीज़ को फिर जो स्टॉक में रखा हुआ है, बफर स्टॉक में रखा हुआ, उसको निकाल करके हम लोग मार्केट में लाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरी तरह से आपका स्टोरेज और आपका हार्वेस्टिंग का था, पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे बोलिएगा। और ये जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, अगर आप लोग चाहते हैं इस पर एक छोटा सा वीडियो बना के दें
तो आप हमसे बोल सकते हैं कि सर इस पर वीडियो बना के दें, मैं बना के दूंगा। ठीक है, थैंक यू। और जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स।